गुड आफ्टरनून एवरीवन। 8.4 एग्जाम्पल मैंने कल आपको अंडरस्टैंड करवाया था, लाइक हाउ टू प्रोसीड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक आध बच्चे ने कहा कि उनका सॉल्व किया तो थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको। देखो ध्यान से हमने आप जरा ना आंसर करते रहना। दोनों की रेडियस r कंसीडर कीजिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6 r, राइट। सबसे पहले जैसे व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, टू थिंग्स स्ट्रेट अवे कम टू द माइंड। पहले हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है, नल पॉइंट की पोजीशन फाइंड करके फिर हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है सरफेस टू नल पॉइंट, सरफेस से नल पॉइंट तक। तो पहले तो ये फाइंड कर ले भाई नल पॉइंट कहां होगी। सपोज यहां से x डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 6r माइनस x। मास दोनों का m है क्या, ये m है ये 4 है, और रेडियस दोनों की r इंच। नल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसकी वजह से इंटेंसिटी gm by distance square that is x square should become equal to इसकी वजह से इंटेंसिटी that is gm by 6r minus x whole। That's it, gm is gone। आप क्या करेंगे, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली इक्वेट कर दो और सीधा स्क्वायर रूट कर दो। तो x becomes equal to 6r minus x, 2x is equal to 6r, x is equal to 3r। 3r कैसे आया, क्योंकि दोनों का मास आना तो नीचे यहाँ पे 4 नहीं लिखो, ध्यान दें, इसका मास m है, इसका मास 4 है। सो इट इज मास व्हिच इज गोना मेक द डिफरेंस। सो m उधर 4m इधर, अब जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आ जाएगा, वो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा 2x। क्या सबको क्लियर है, अब नहीं क्लियर हुआ? सो 2x इधर मल्टीप्लाई करेगा, अब x उधर जाएगा तो 3x। सो x becomes equal to 2r। होप इट इज क्लियर नाउ। 2r मतलब यहाँ से r डिस्टेंस तो सरफेस तक का था ही, उतना ही डिस्टेंस और कंसीडर कर लीजिए, ये डिस्टेंस भी r आ जाएगा। यहाँ आ गया आपके पास नल पॉइंट। डन। इधर से सेंटर से डिस्टेंस है 2r, तो इधर से कितना है 4r। हाँ जी, अब क्लियर है। अब आपने सिर्फ ना मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन लिखवानी है। सपोज v प्रोवाइड अ वेलोसिटी v फ्रॉम हियर, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अब बताते जाओ, अभी सिर्फ आपने बताना है। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। यहाँ पे करो ना तो आर आएगा। अब इसी प्लेस में इसकी वजह से माइनस ऑफ जी, इसका मास कितना है 4m, और वो मास स्मॉल एम डिवाइड बाय कितना 5r एग्जैक्टली। टोटल कितना था 6r, ये r बना तो कितना बच गया 5 डिवाइड बाय। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो इसलिए आ रही है कि ये लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक। सो इसकी वजह से जब लिखा तो r कंसीडर किया, यहां से क्या तो सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर करना होता है, दैट इज 5r। नाउ दैट शुड बी इक्वल टू, अब नल पॉइंट पे तो हम पोटेंशियल एनर्जी ही लिखेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को वहां पे 0 लेट कर रहे थे, दैट द मास जस्ट रीचेस दैट पॉइंट। इफ इट रीचेस इट विल बी पुल्ड अहेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द नेक्स्ट मास। सो देखिए इस पोजीशन का यहां से सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया 2r, m से अब डिस्टेंस 2r हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय 2r। यहां से डिस्टेंस कितना रह गया 4r, तो माइनस जी 4m m बाय 4। दैट्स इट। अब हो जाएगा आराम से करने में, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड विल बी एबल टू सॉल्व। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से कंपेयर कर लोगे ना, तुम्हारी किसमें माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल खुद नेगेटिव है, जो m मास यहाँ रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले मास और इस वाले मास दोनों की वजह से लिखेंगे ना। सो आपने एक बार इसकी वजह से लिख दिया, फिर एक बार इसकी, ये टोटल है, मतलब ये मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल है। क्लियर? हाँ जी, और तो किसी को डाउट नहीं रहा इसमें? धनंजय कुछ पूछना चाहते हो, कुछ उत्सुक लग रहे हो? नहीं, GM by r स्क्वायर वाली फोर्स होती है, ये GM by r स्क्वायर फोर्स होता है, GM by r GM by r स्क्वायर, तो वही फोर्स होगी ना। देखो ये क्या होगा, एक और पोटेंशियल एनर्जी इसके अलावा नहीं, ये बस माइनस GM by r,
आप क्लास के बाद 2 मिनट मेरे साथ स्टडी करें। एक्चुअली क्या होगा ना, जैसे कल की डोज के बाद थोड़ा सा पढ़े हो गए आप घर जाके, है ना, तो कल आपको पता चला कि ये भी है इसके अंदर, इसलिए परेशानी आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो इफेक्ट आप मेरी हंसी के साथ भी रख लो, है ना, डांटना ना पड़े। अब सुन पूरा ध्यान से, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, 4 चीजें। फोर्स के लिए G m1m2/r², इंटेंसिटी के लिए Gm/r², पोटेंशियल एनर्जी के लिए -Gm1m2/r, पोटेंशियल के लिए -Gm/r। दैट्स इट। ये 4 का रट्टा लगाता है, बढ़िया याद हो जाएगा अच्छे से। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.4 का ये 8.5 की तरफ चलते हैं। 8.5 is on page number 195. It says the planet Mars has 2 moons. यही क्वेश्चन पूछा था भैया आपसे कोई? Planet Mars has 2 moons, Phobos and Deimos. वैसे अच्छे नाम रखे जा सकते हैं ना? हाँ, ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइंड किया उन्होंने कुछ ना कुछ सिग्नल लगाई है, अपना नाम डालते हैं। हाँ, चंदा मामा, सही नाम। चलिए अब मजाक मत कीजिए। ये कंप्लीट करनी है कि नहीं करनी? आज थर्सडे है, फ्राइडे है? अब तो फिर समझो ना। Phobos has a period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 10³ किलोमीटर। Calculate the mass of Mars। ठीक है, हो जाएगा इससे। Assume that Earth and Mars move in circular orbits around Sun, with the Martial orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth. What is the length of the Martian year in days? तो पहले तो आप क्या करते हो, मास फाइंड करने का फॉर्मूला तो क्या रहता है, Gm1m2/r² = m ओमेगा स्क्वायर। याद रखो कि अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो मतलब ओमेगा पता है, राइट? ओमेगा या टाइम पीरियड पता है तो फोर्स के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक मास ही अननोन रह जाएगा। लेट्स लुक एट इट। G कैपिटल M स्मॉल m by r² = स्मॉल m into ओमेगा स्क्वायर, यानी 4π² t²। 2π/t होता है ना, 4π² into r। दैट्स इट। स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। क्लियर है? बस ध्यान ये रखना है इन्होंने क्या लिखा है, देखो, इट इज 7 hours 39 minutes। टाइम पीरियड गिवन है 7 hours 39 minutes और रेडियस गिवन है 9.4 10³ किलोमीटर। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये ध्यान रखना। आइए सर, थोड़ा सा जल्दी है ना, थोड़ा सा, हाँ, into 1000 कर देंगे। और टाइम में 7 hours 39 minutes है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना। तो पहले पूरा मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 7 × 60 + 39, और फिर उसको कंप्लीट 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, दैट गिव्स यू द सेकंड्स। कर सकते हैं इतना तो? चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में आपसे पूछता है कैलकुलेट द मास। हो गया। एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स। अब क्या किया, दोनों के टाइम पीरियड्स और रेडियस को कंपेयर करना है। सन के अराउंड जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला है जो टाइम पीरियड और रेडियस को कंबाइन करता है, कोरिलेट करता है? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है, t² प्रोपोर्शनल टू r³, राइट? t² प्रोपोर्शनल टू r³। चलिए ठीक है, हैंड रेस कीजिए। इसमें r क्या होता है? रेस हैंड। t² प्रोपोर्शनल टू r³ में r क्या रिप्रेजेंट करता है? हैंड रेस करो, समझो ध्यान से और आंसर करने की कोशिश करो। लेट्स गो अ लिटिल लिबरल इन दिस। कौन कौन बता सकते हैं? अमना बता रहे थे। सेमी मेजर एक्सिस, आप ठीक पकड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा आधा कर दीजिए। सो जो R है, R इज सेमी मेजर एक्सिस। गॉट दैट? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन वी डिराइव एंड वी ट्राई टू लर्न, वी बेसिकली गो विद द सर्कल्स। दैट्स व्हाई ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में ये याद हो जाएगा कि रेडियस है, तो रेडियस बोलते हैं तो गलत हो गया। यू हैव टू से इट इज सेमी मेजर एक्सिस। फाइन, ठीक है, तो डन। अभी आपका डाउट क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेइंग द अर्थ। ये मैं करवा चुका हूं आपको, सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अर्थ को वे करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, स्मॉल जी से कैलकुलेशन कर दो। स्मॉल जी = Gm/r²। इसमें इन्होंने मास ऑफ सन शायद बता रखा है, क्या दिया हुआ है? नहीं, स्मॉल जी की फॉर्म में बिल्कुल कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k in days and kilometers given k = this. Moon is at a distance of 3.84 into 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज। देखो, एक तो k की वैल्यू दे रखी है, उसे कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन कर सकते हैं हम,
देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इट्स सेकेंड स्क्वायर, दैट्स ओके, एंड पर मीटर क्यूब। इसको डेज में और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। कोई बताएगा 1 डे में कितनी सेकंड्स होती है? 86400। तो आप क्या करें, 86400 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अभी चेक करो वो किससे पता चलेगा। यूनिट पे इसमें ध्यान से देखो, मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर है। आप अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो k इज इक्वल टू 10⁻13 इंटू एस स्क्वायर है, यानी s इज इन न्यूमरेटर। आप डेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यू नीड टू डिवाइड बाय 86400। गॉट दैट? ठीक है। उसके बाद मीटर में, मीटर जो है वो डिवीजन में है, पर मीटर क्यूब। उसे अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000, बट दैट 1000 वुड कम टू द न्यूमरेटर। और मीटर क्यूब है, दैट्स व्हाई 1000 क्यूब करना पड़ेगा, 10⁻9। क्लियर हुआ? आप लोगों को क्लियर है? हम क्वेश्चन नंबर 7 8.7 डिस्कस कर रहे थे, के को प्रॉपर कन्वर्जन में लेके आना था, दैट वुड बी डन। नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग कि मून का जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपको फ्रॉम अर्थ, and obtain the time period. So directly t is equal to k times r cube, t square is equal to k times r cube यूज करना है। तो t square k की वैल्यू आपने प्रॉपर फाइंड आउट कर दी, r is the distance that has been mentioned। ठीक है, कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन को मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, आप इसे मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 196 पे 8th क्वेश्चन है, which is very important। Let's see. It says a 400 kilogram satellite is in a circular orbit of radius 2 RE about Earth। 2 RE का मतलब है twice the radius of Earth। ये चीज हाइट है या ऑर्बिट गिवन है? ऑर्बिटल रेडियस। ध्यान से सुनो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हाइट गिवन होगी तो टोटल रेडियस निकालने के लिए आप उसमें अर्थ की रेडियस भी ऐड करते हैं। ये डायरेक्टली टोटल ऑर्बिटल रेडियस मेंशन की हुई है, यानी 2 RE is the total distance we consider। Fine. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? 2 RE से उठा के 4 RE में उसको शिफ्ट करना है। What are the changes in kinetic and potential energies? तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन आने चाहिए। शिफ्ट करते हुए आपको कौन सी एनर्जी चेंज करनी है, काइनेटिक, पोटेंशियल या टोटल? टोटल की बात करें, राइट? सभी ध्यान से सुने, इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन के आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट टू ऑर्बिट शिफ्ट करना है तो यू मस्ट टॉक अबाउट टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई बताएगा जरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, नो डाउट। बट सैटेलाइट वाले केस में किसमें कन्वर्ट होगा? जी एम एम बाय आर प्लस एच, राइट? आर प्लस एच, इसे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एम एम बाय स्मॉल आर, where small r is the orbital radius। Now my dear, kinetic energy के बाद जब potential energy लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन कितना है? माइनस जी एम एम बाय आर। यहाँ पे 2 का फैक्टर था क्या? देखो ध्यान से, याद करो, काइनेटिक एनर्जी में हाफ का फैक्टर था, यस और नो? मैं मतलब आई एम जस्ट फाइंडिंग, आप मुझे बता देंगे। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाय आर, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आती है? That also comes out to minus g mm by twice of r। सब आ जाएगा क्या? देखो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में रहेगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एन एम टू अपॉन आर, वो भी आ गया। अब टोटल निकालने के लिए आप इसको ऐड करोगे, ऐड करते हो तो देखो 1/2 एट -1, सो माइनस 1/2। तो ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद होना चाहिए। जब आप शिफ्टिंग की बात करते हैं फ्रॉम 2 RE टू 4 R, तो जो हमने स्मॉल r लिखा, इसकी वैल्यू पहले 2 RE और फिर 4 RE। अब वर्क डन क्या होता है, क्या लिखूं? वर्क डन इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सो वर्क रिक्वायर्ड टू शिफ्ट दिस सैटेलाइट फ्रॉम हियर टू हियर इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल। आगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन ओवर फ्रेम होता है इसी में। आप अब सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को 2 RE हाइट से 4 RE हाइट तक लेके जाना है। एक ऑब्जेक्ट को 2 RE हाइट से 4 RE हाइट पर लेके जाना है। तो अब किसी ने ये तो नहीं कहा कि वो सैटेलाइट है, यानी अब कौन सी एनर्जी कंसीडर करोगे? पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से दूसरी हाइट पे आपको लेके जाना, तो क्या कंसीडर करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। सो ये ध्यान रखना। तो स्पेसिफिकली द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, दे नीड टू अंडरस्टैंड वर्क डन। ऐसे रेशियो पूछ लेते हैं कि जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट यूज पोटेंशियल एनर्जी,
शिफ्टिंग फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट मींस आपको टोटल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब तो बैक एक्सेस में पहुंच गए। वेटलेसनेस का टॉपिक है बीच में, तो मैं हल्का सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप ये बताइए, व्हेन वुड यू फील वेटलेस? नंबर 1 आपका मास 0 हो जाए, नंबर 2 आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। बताए आई एम जस्ट आस्किंग। आपको वेटलेस फील करना है, तो वेटलेस होने के लिए क्या आपका मास 0 हो जाना चाहिए या आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। आपका मास कैसे 0 हो सकता है? When you take diet seriously, अच्छा बहुत बढ़िया। No dieting at all. Eat as much you want. Just go out and exercise करो थोड़ी सी, है ना? सही है ना? जितना मर्जी खाओ। इस एज में तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कोई भी अगर आप में से डाइटिंग कर रहा है तो आज से छोड़ दो, बिल्कुल 0। लेकिन सिर्फ डाइटिंग मत छोड़ देना, साथ में खेलना कूदना भी चलना चाहिए, राइट? चलो वापस आते हैं। That's totally your personal matter. Do as you want to do, as your parents don't want you to do, है ना? उल्टा ही चलेगा ना। पेरेंट्स कहेंगे बेटा खा लो, आपको करनी मुझे नहीं खाना। पेरेंट्स कहेंगे अरे अपना ध्यान रखो, आपको ये चलने दो ना। ये चलता है ना? नहीं चलता? बहुत बढ़िया। वापस आइए, मैं आपको वेटलेसनेस बता रहा था। पहले डिस्कस करते हैं कि वेटलेसनेस कहाँ एक्सपीरियंस होती है। अर्थ के सेंटर पे अगर चले जाए, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 0, स्मॉल जी इज 0, दैट्स व्हाई वहां पर आपका वेट कितना हो जाएगा? 0, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर खड़े हो तो वहां भी आपको कितना वेट फील होगा? 0, बिकॉज आपको नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं होगी, दैट इज द रीजन। थर्ड, अगर आप एक सैटेलाइट के अंदर है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, अच्छा ये बताओ सैटेलाइट ग्रेविटी फ्री स्पेस में होती है क्या? नहीं। अब तो हम अच्छे से जानते हैं कि सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की है। that means it is not out of gravity, it is in gravitational field only, but person inside a satellite is going to feel no weight. Why? ये मैं आपको फोर्स में लिखवा चुका हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखिए जरा अपने बुक में। नहीं यार ना, वही तो बोल रहा हूँ, नो ग्रेविटी कैसे लिखोगे? ग्रेविटी के अंदर ही तो सैटेलाइट घूम रही है, राइट? दैट्स नॉट द राइट आंसर। लिखिए शाबाश, मैं एक्सप्लेन कर दूं। आप पहले लिखिए वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या है? वेटलेसनेस लिखिए, अ पर्सन फील्स वेटलेस, ए पर्सन फील्स वेटलेस when normal reaction experience becomes 0. When normal reaction experienced becomes 0, मतलब अगर किसी को कोई नॉर्मल रिएक्शन मिले ही ना तो वेटलेस है। और ग्रेविटी इज एब्सेंट, और ग्रेविटी इज एब्सेंट, कोई भी एक चीज। तो अब लिखिए एग्जांपल्स के फॉर्म में। अ पर्सन फील्स वेटलेस, नंबर 1 at center of earth, at center of earth। अब वहां जाके कौन देखेगा? तुक्का मार रहे हैं, क्या पता ना भी होता हो, है ना? सिमेट्री वाइज स्ट्राइक कर रहे हैं। वैसे भी जो हम कहते हैं ना कि सिमेट्रिक स्फीयर, अर्थ कोई सिमेट्रिक स्फीयर तो है नहीं, क्या पता एक तरफ को थोड़ी हैवी चीजें हो, एक तरफ कम हैवी चीजें हो, क्वाइट पॉसिबल। फिर भी मतलब जितना हम अपना ज्ञान लगा सकते हैं, हम ये मानेंगे कि अर्थ के सेंटर पे जाके जी कितना हो जाता है? 0, तो वेट कितना हो जाता है? 0, यू विल फील वेटलेस। सेकंड, in a freely falling lift, in a freely falling lift, now this is something that you can correlate, आपने बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस किए। and third one, inside a satellite revolving in its orbit, fine। सो अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन सबको आ रहा है वो किस पे आ रहा है कि सैटेलाइट में वेटलेस क्यों हो गया? कोई है जो आंसर कर सके? Why would a person feel weightless inside a satellite? Anyone? It is in the situation of free fall। बिल्कुल सही बोला तुमने, वेरी गुड। एक बार दोबारा बोलो।
हाँ, बिकॉज वेलोसिटी इज हाई। वृंदा, वेलोसिटी से क्या होगा देखो ना, वेलोसिटी ज्यादा होने से ग्रेविटी डिफाई तो नहीं हो जाएगी, ग्रेविटी तो फिर भी रहेगी। फॉर एग्जांपल आप एक गन से बुलेट फायर करो, इट्स एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, बट स्टिल ग्रेविटी इज गोना पुल इट डाउन, होगा वो तो इफेक्ट तो आएगा। सो समझिए फिर से, आपको जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट करवाया था तब ये बात समझाई थी और एक्सपेक्ट करता हूँ कि याद होगा। सैटेलाइट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, it's always in the state of free fall. So when things are in free fall, they are not able to exert forces on each other. Normal reaction लगेगी। आप जब सैटेलाइट के अंदर होंगे तो वहां पे आपके ऊपर सैटेलाइट कोई फोर्स नहीं लगा सकती, राइट? लिखिए सर, सैटेलाइट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। Satellite is in the state of free fall, so no normal reaction is experienced. No normal reaction is experienced. तो वेटलेस फील करता है। आपको याद है इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन किया था इसी चीज को, एक कॉन्सेप्ट से, दैट वाज, हाँ, उसमें क्या बताया था, सैटेलाइट जब घूम रही है तो इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। इफ समथिंग इज रिवॉल्विंग इट हैज गॉट एक्सेलरेशन, सो इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करनी पड़ती है, क्या बोलते हैं उसे? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। अब सैटेलाइट का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो जो भी चीजें उसके अंदर रखी हुई है उनके ऊपर कहाँ लगेगा एक्सेलरेशन? आगे तरफ। यानी कि वेट लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सूडो फोर्स है, दैट एक्ट्स आउटवर्ड्स। वो जो आउटवर्ड फोर्स है वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है। आ रही बात समझे? तो आगे से कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है ना, बिल्कुल गलत आंसर। हाँ, आपके पास दो एक्सप्लेनेशन है, वन इनर्शियल फ्रेम से वेयर यू से दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल, दैट्स व्हाई अ पर्सन फील्स वेटलेस, उसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन, इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज़ ऑफ व्हिच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, बैलेंसेस द वेट। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था जब न्यूटन शेल थ्योरम पढ़ाई थी कि शेल के अंदर, फुटबॉल के अंदर अगर एक मास को रख दिया जाए तो फुटबॉल उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती, लेकिन बाहर वाले मासेस से उसको बचा भी नहीं सकती, राइट? ऐसा कोई शील्डिंग का फंडा नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में होता है। आप अगर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को एक मेटल केज के अंदर रखें, मतलब मेटल से, ये रूम मान लो मेटल से बना हुआ है और यहाँ पे कोई अपने चार्ज बॉडी रख दी, उसके ऊपर बाहर के चार्जेस बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा पाए, ठीक है? सो देयर इज नो ग्रेविटेशनल शील्डिंग एट ऑल। ठीक है। बी, an astronaut inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect gravity. If the space station orbiting around the earth has a large size, can he hope to detect gravity? तो जैसे क्रिश आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई जिस चीज के अंदर आप बैठे हैं अगर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, उसी की ग्रेविटी ज्यादा है, तो बिल्कुल आप एक्सपीरियंस करेंगे वहां पे कि कुछ ना कुछ वेट आपको फील होगा, कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करें। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट सैटेलाइट का अपना मास अगर बहुत ज्यादा है तो आप उसके भी तो कांटेक्ट में है ना, जब उसके कांटेक्ट में होंगे तो वो भी तो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्लियर हुआ? जैसे इस रूम को मान लो कि मैग्नेटिक है और आपने मैग्नेटिक शूज पहने हुए, मैग्नेटिक कपड़े पहने, आपकी बॉडी में आयरन भी है, तो मैग्नेट क्या कर रहा है, आपको पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो इस तरह से सैटेलाइट आपको पुल कर सकती है अगर उसका मास बहुत ही ज्यादा है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, ये कौन सा टाइटल वाला है ना, तो वैसे समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि टाइड्स दो रीजन से आते हैं, एक सन की वजह से, एक मून की वजह से। मतलब कंट्रीब्यूशन बहुत सारी और चीजें वो भी कर सकती है, बट ज्यादा हम किन किन पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं? सन एंड मून। आप गए कभी ऐसे बीचेस पे जहां टाइड्स आते हैं? कोई गया आप में से? हैंड रेज करें। ठीक है, तो जो टाइड्स का टाइम है वो मेनली कौन सा रहता है? दोपहर को भी आते रहते हैं या शाम को आते हैं? ज्यादातर शाम को आते हैं ना। शाम वाले टाइड्स थोड़े से बड़े होते हैं, आते तो दिन में भी है लेकिन शाम वाले टाइड्स थोड़े बड़े होते हैं। वो टाइड्स मून की वजह से आते हैं, राइट? उस टाइम तो सन नहीं है, हमारे सामने सन तो नहीं है, मून होता है, तो मून की ग्रेविटी से वो बड़े टाइड्स आते हैं। दिन में छोटे छोटे टाइड्स आते रहते हैं सन की वजह से। अब कारण क्या है? देखने में तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स शायद ज्यादा होगा, मून का कम होगा। बड़े ध्यान से सुनना, मतलब हम इसको प्रूव नहीं करेंगे बट हाँ एक फैक्टर बताऊंगा जिससे आप कंपेयर करके समझ पाएंगे। जो फोर्स है
वो प्रोपोर्शनल 1/r²। इससे हमें लगता है कि सन का इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। बट जब साइंटिस्ट्स ने ये सारी कैलकुलेशंस वगैरह करी कि टाइड्स को प्रोड्यूस करने में आर की कौन सी पावर यूज हो रही है, तो उसमें 1/r³ यूज 1/r³ यूज होता है। अब सन का डिस्टेंस मून के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए जब क्यूब हुआ तो सन का इफेक्ट रह गया कम और मून का इफेक्ट हो गया ज्यादा। आइए बात समझ में आपको। जैसे सपोज करो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, जैसे क्यूब पे जाओगे तो एकदम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाए। तो आपको ये समझना है स्क्वायर वाला इफेक्ट तो मास के नीचे दब के रह जाता है, सन का मास मून से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जब फोर्स की बात करेंगे अर्थ के ऊपर तो शायद सन की ज्यादा निकलेगी। लेकिन टाइड्स में r³ का फैक्टर रोल प्ले करता है जो m को सुपरसीड करता है। तो आपको सिंपली समझना है टाइड्स के लिए देयर इज मोर इफेक्ट ऑफ मून एज कंपेयर टू सन। व्हाई? बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो मेरे ख्याल एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा होगा, वी कैन रीड इट फ्रॉम देयर। दिस इज 8th चैप्टर मेरे पास एनसीईआरटी। मैं एक बार निकालियो 8.1 का सी पार्ट पढ़ दे, क्या आंसर दिया हुआ बैक में। राइट, तो आपको सिर्फ इतना बताना है देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस टू बी डन, बट हमें उसमें नहीं पढ़ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, choose the correct alternative. Acceleration due to gravity increases decreases with increasing altitude, decreases. Acceleration due to gravity with increasing depth, depth के साथ क्या होता है, decrease करता है। Acceleration due to gravity is independent of mass of earth, mass of body, ठीक है। The formula minus gmm by into 1/r2 minus 1/r1 is more or less accurate than the formula this. It is more accurate obviously. चलिए फाइन, क्योंकि पता है क्या, जो सेकंड वाला लिखा है ना mgr2 - r1 वो mgh वाला फॉर्मूला है, और जो फर्स्ट लिखा है वो कौन सा है, जो अपने mgh/1 प्लस h/r किया था जिस फॉर्मूले से, वो वाला। ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ये एनसीईआरटी डिस्कशन के टाइम किसी किसी बच्चे को लग सकता है कि थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लिया, ऐसा हो सकता है, बट मैं क्या मान के चलता हूँ कि इस टाइम तक तुमने सारी थ्योरी सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से कर लिए, वो सोच कर ही मैं इस स्पीड से डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज तो फिर एनसीईआरटी में 3-3 4-4 दिन लगेंगे। तो आई सजेस्ट जिसको लगे कि कोई क्वेश्चन पूरी तरह समझ नहीं आया, दे कैन टेक हेल्प ऑफ वीडियो और कैन सेपरेटली आस्क। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as earth, what would be its orbital size as compared to earth? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना जो बच्चे फेस करते हैं वो क्या करते हैं कि सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया मैंने, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं ना, तो क्या होते हैं, आप रीड करके उसको समझ के और फिर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस विद वॉइस कम आ रही है। अच्छा चलो 2 मिनट दो, मैं उसे ठीक कर दूं। शायद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा बेटा, शायद आवाज थोड़ी बेटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलवा दे। मैं ये बता रहा था कि भाई कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, आप स्टेटमेंट रीड करते हैं, रीड करते करते आप अपना मन बनाते हैं। अभी कब आ रही है आदित्य, अभी कब आ रही है बस, चलो अब ठीक आएगी, कुछ किया तो मैंने, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी भाई, तो कुछ ठीक है, जस्ट जोकिंग। अभी माइक अटैच कर लिया, एक्चुअली थोड़ा सा लिबर्टी रहती है, उसके बिना मैं घूम फिर के देख सकता हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एडवांटेज उठाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर पढ़े तो ये क्या डिस्कस कर रहा है, द टॉकिंग अबाउट द रेडियस एंड टाइम। आपको सिर्फ क्या मेकआउट करना था, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम को कोरिलेट करने की कोशिश की जा रही है। सो प्लैनेटरी मोशन के अंदर आप क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³। सो दे आर सेइंग कि व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज if it runs twice as faster। अगर डबल स्पीड से चल रहा है तो टाइम पीरियड हाफ हुआ या डबल हुआ, हाफ हो गया। ठीक है, अब ये गलती नहीं करनी कि टाइम पीरियड को डबल कर दे। तेज चल रहा है तो टाइम पीरियड t2 इज हाफ ऑफ t1। नाउ t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। आप देखें r2 बाय r1 का क्यूब इज इक्वल टू t2 बाय t1 का स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना है।
आपको R2 फाइंड करना है तो क्या करें, क्यूब रूट करना पड़ेगा। दैट इज R2 बाय R1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 पावर 2/3। ठीक है, और T2 जो है वो T1 का हाफ है, T2 इज हाफ ऑफ T1 यानी 1/2 हो गया। 1/2 की पावर 2/3 कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 3/2। क्या ये 2 की पावर 3/2 है? सोच लो, मतलब 10th करके आए हो ना, 2 की पावर, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 2 पावर 2/3। हाँ ये मेरी गलती है, ये इसमें मैं खेल नहीं रहा था, गलती से लिख दिया। 1/2 पावर 2/3 है तो इन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव मतलब उसको इन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा होता है। अच्छा मुझे पता नहीं आ रही है, मतलब 1/2 पावर 1/2 को क्या 2 पावर 2 लिखा जा सकता है? जो आपने मुझे अभी बताया वो यही है, मैंने आपसे ये पूछा क्या अगर 1/2 पावर 1/2 है तो क्या इसे 2 पावर 2 लिखा जा सकता है? 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ये है 1/√2, क्या 1/√2 4 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, सो माइनस साइन आता है। अब तो तू कुछ भी बोलेगा। समझिए, अगर आप इसे 2 की पावर लिखने जाएंगे तो -2/3 बनेगा, पावर नेगेटिव हो जाती है, -2/3, -2/3। अब मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं अपने पूरी होशो हवास में। सो 2 पावर -2/3 ये बनता है, तो एक्चुअली इसी से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? यानी स्क्वायर करो फिर क्यूब रूट करो, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 की पावर 1/3, 1/4 की पावर 1/3। अब इसमें कौन आंसर कर पाएगा जिसको क्यूब आते होंगे? 400 के आसपास कोई ऐसा नंबर बताओ जो क्यूब है किसी चीज का। जैसे 10 का क्यूब क्या है? 1000। 5 का क्यूब कितना है? 5 5 जा 25, 25 5 जा, अरे 6 25 का स्क्वायर होता भाई। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। आपने बोला था ना कुछ और चल रहा था। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। मैंने आपको बहुत बार समझाया, ये कहा है कि भाई 15 तक के क्यूब याद कर लो। करिए, चल खड़ा हो, आज यही सही देखी जाएगी। सो 7 का क्यूब कितना होगा? 343, राइट। सो 343 से ये कुछ ज्यादा है, तो 7 पॉइंट समथिंग शुड बी द आंसर। गॉट दैट? तो 4 का जो क्यूब रूट आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आपको फाइंड क्या करना है? R2, R1 गिवन है, तो R1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब समझो, आपने फॉर्मूला तो लिख दिया लेकिन सॉल्व करने में क्या हुआ? हालत खराब हो गई। तो अगर क्यूब आता होगा तो फटाफट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Io, one of the satellite of Jupiter, has a orbital time period of 1769 days and the radius of orbit is 4.2 to 10⁸ meters. Show that the mass of Jupiter is about 1000 that of Sun. तो देखो, जब आपको टाइम पीरियड गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो क्या मास निकाला जा सकता है? टाइम पीरियड और डिस्टेंस यानी रेडियस गिवन हो तो मास निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? GMM बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। अब तो ऐसा आप 3-4 बार कर चुके, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एक प्लैनेट के अराउंड कोई मून घूम रहा है और आपको ये डिस्टेंस पता है, राइट, ये वाला डिस्टेंस R पता है और टाइम पीरियड पता है, तो यू कैन गो विद द फॉर्मूला GMM बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R। उससे आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, दे वांट यू टू कंपेयर इट विद द मास ऑफ सन। तो सन का मास कितना होता है? लगभग 10 पावर, याद है उस दिन किया था आपने, अर्थ का मास 10 पावर 24 के आसपास आया था और सन का मास 10 पावर 30। सो उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिंदा, वेरी गुड। चलिए फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8.5। लेट अस assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 power 11 stars, each of one solar mass.
how long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of Milky Way to be 10.5 light year. एक बार आप समय लगाओ इसे समझने में, मैं तब तक ड्रॉ करता हूं. दोबारा से स्टेटमेंट रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो. Do not take an advantage to talk. हाँ जी, गैलेक्सी का जो टोटल मास है उसकी वजह से ये घूम रहा है. तो जो भी है गैलेक्सी उसका सारा मास कंसिडर करते हैं सेंटर के ऊपर. तो ध्यान दे, इट कंसिस्ट ऑफ 2.5 into 10 power 11 स्टार्स, और हर एक स्टार का मास लगभग 10 power 30, राइट. तो ये बन गया टोटल मास जो कि यहां सेंटर पे पड़ा हुआ है. अब उसके बाद हाउ लॉन्ग विल स्टार एट ए डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस कितना है 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द सेंटर. तो आपको रेडियस भी मिल गई, रेडियस इज 50,000 लाइट ईयर. किसी को याद है 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं बता सकते हैं आप? अच्छा, जो पढ़ा था वही बता दो. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बता सकता है कोई कितना था? 1.496 into 10 power 11, 1.5 into 10 power 11. That is the distance of sun from earth, right? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? लाइट ईयर. लाइट ईयर इज 9.46 into 10 power 15. याद करो भाई, लाइट ईयर कितना होता है? जितना डिस्टेंस लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करेगी. सो दैट कम्स आउट टू बी 9.46 10 power. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां से आप आर निकाल पाएंगे इसे मल्टीप्लाई करके विद द फैक्टर 9.46 10 power 15. ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है? डायमीटर, ये क्या चीज है? स्टार इज एट दिस, ओके. टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे टू बी 10 power 5 लाइट ईयर. नो वरीज. तो इसका सेंटर यहां कंसिडर करके और इस डिस्टेंस पे स्टार को कंसिडर करके आप उसके अकॉर्डिंग इसका रेवोल्यूशन बता सकते हो. कर लेंगे? हो जाएगा. चलो, ये इन चीजों के लिए ना आप एसएल की थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो. हाँ जी, हिंट दे दिया मैंने, बता दिया. मास यहां पे कंसिडर करना. आंसर तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है. आप ये समझो कि हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए. आप सबके पास हेल्प बुक है, एसएल वगैरह है, वहां जाके अब इस क्वेश्चन को कर लेना जरूर. नेक्स्ट देखिए आप 8.6. 8.6. अच्छा चलो, आप हिंट कह रहे हो तो एक चीज मैं समझा देता हूं उसके अंदर क्या है. जो मिल्की वे का डायमीटर है वो कितना बताया? 10 power 5. 10 raised to the power 5 क्या बनेगा? 10 के बाद कितने जीरो? 1 2 3 4. 10 के बाद 4 जीरो. ये है पूरा डायमीटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. इसका आधा कितना बनता है? 50,000. ठीक है सर, तो 50,000 ही डिस्टेंस दे रखा है. इसलिए मैंने क्या कहा कि इसका पूरा मास आप कहां कंसिडर कर लो? सेंटर पे. आपके लिए सीखने वाली चीज सिर्फ ये है कि बाई चांस 50,000 की बजाय ये डिस्टेंस कम गिवन होता, यहां पे कम गिवन होता, तो मुझे इस पार्ट का मास निकालना पड़ता. तो हरप्रीत जैसे आज आप दोबारा पूछ रहे थे सेंटर, सॉरी डेप्थ वाला पार्ट है ना. तो अगर मुझे यहां पर घूमने वाले स्टार के बारे में डिस्कस करना है तो मुझे सिर्फ इसी रीजन का मास चाहिए होगा. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली पेरिफेरी पे घूम रहा है, क्योंकि डायमीटर इतना है तो रेडियस इतनी है. रेडियस के बराबर ही स्टार का डिस्टेंस है. दैट्स इट. अब कर लेंगे सर, कोशिश करना जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. If the zero of potential energy is at infinity, the total energy of orbiting satellite is negative of its total energy. काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होती है. पक्का लिख के देखो, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट. आप लोग भी लिखिए. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर, जो मैंने आज क्लास के बिगिनिंग में लिखा था ना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. लिखो शाबाश. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट लिख के बताएं. लिखो शाबाश, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको. जल्दी लिख.
हरप्रीत थ्योरी क्या लिख रहे, सीधा फॉर्मूला लिखना। चलो ठीक है, करो। एक बार मुझे देख लेने दो, सबको लिखने दो। हाँ जी सर, लिखा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, नो डाउट, बट वी का एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा आपको। सर जी दिखाओ क्या क्या लिख दिया आपने। काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव साइन डाल दिया, शाबाश। तो कुछ करेगा लड़के। हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही है आपके, एक्सेप्ट दैट फर्स्ट थिंग। गुड। हाँ जी, क्या लिख रहे हो? देख सुन मेरी बात ध्यान से, सभी सुनो। जो जो नहीं लिख पाए सक्षम, आप पूरी तरह से सक्षम है लिखने में, मैं जानता हूं इस बात को, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखनी है? हाफ एम बी स्क्वायर। मतलब आपको आपको क्यों किसी और के भरोसे रहना है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच, या आर लिख दो। तो काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ ऑफ जी एम एम बाय आर, जी एम एम बाय आर, ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने गए तो कितना आया? माइनस, ये तो रट्टा लगा हुआ है, तो एटलीस्ट ये तो लिखते कॉपी के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल जो भी माइनस है जी एम एम बाय आर। काइनेटिक पोटेंशियल टोटल क्या करना है? इन दोनों का सम करना है। सम करके कितना आएगा? माइनस हाफ ऑफ जी एम एम बाय आर। हाफ बोल दिया मैंने। तो आप देखेंगे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। अब अगर आप उस लेक्चर पे वापस जाएंगे जब मैंने ये पढ़ाया था, तो स्पेसिफिकली आपको बताया था दैट काइनेटिक एनर्जी इज मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो अगर किसी को ये चीज याद है, मैंने आपको ये भी समझाया था कि सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है सेक्शन, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मॉडुलस। मॉडुलस क्यों? बिकॉज दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ठीक है। Next part, the energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height out of Earth's influence. ये कहते हैं कि अगर एक सैटेलाइट घूम रही है, ऑलरेडी रिवॉल्व कर रही है, उसको आप एस्केप करवाना चाहते हैं, या उस हाइट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसे एस्केप करवाना चाहते हैं, तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्योंकि उसे, सुनिए ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसकी वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास। लेकिन जो घूम रहा है उसके पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसे कंपैरेटिवली कम एनर्जी प्रोवाइड करके सेंड किया जा सकता है। ठीक है। 8.7 Does the escape speed of a body from Earth depends upon the mass of the body? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? V is, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछ रहा हूं वो बताएगा। तो हाँ, आप बता दीजिए। रेड शर्ट में बैठा हुआ एक स्मार्ट सा लड़का, लविश। आवाज नहीं आएगा। अंडर रूट 2 GR। तो इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट आता है क्या? नहीं आता है। सो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, क्या लोकेशन के ऊपर कोई डिपेंडेंस है? चलो एक पॉइंट मैंने पहले आपसे डिस्कस नहीं किया, वो कर देता हूं, समझाता हूं आपको। हमने ये समझ लिया था कि अर्थ के सरफेस से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजना चाहते हो, तो जिस मर्जी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन डज नॉट मैटर, बट किस जगह से प्रोजेक्ट कर रहे हो मैटर करेगा। कैसे करेगा सुनना। अर्थ ऐसे घूम रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, अगर आप उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, तो मान के चलो कुछ तो उसके पास ऑलरेडी है। ऐसे समझो कि ये रूम अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे, तो आप जहां पर भी खड़े हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो हम स्टेशनरी है, लेकिन कोई बाहर से देखेगा तो हमारे पास वेलोसिटी है ना ऑलरेडी। समझ रहे हो? तो अर्थ के ऊपर जो भी चीज है उसके पास ऑलरेडी अर्थ के रोटेशन की वजह से वेलोसिटी है। तो अगर अर्थ के रोटेशन की सेंस में आप प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। टोटल स्पीड रिक्वायर्ड इज स्टिल द सेम, बट द एक्स्ट्रा स्पीड दैट वी नीड टू प्रोवाइड इज कंपैरेटिवली लेसर। ठीक है। सो इक्वेटर हो गया, पोल हो गया। तो इक्वेटर से अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कंपैरेटिवली आपको एक्स्ट्रा स्पीड कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पर क्या उससे एस्केप स्पीड चेंज करेगी? नहीं, एस्केप स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट पार्ट,
द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन नॉट एट ऑल, हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। अब एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2g m बाय r प्लस h। हाइट जितनी ज्यादा होगी स्पीड रिक्वायर्ड उतनी ही कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन कम हो गया, अर्थ के ग्रेविटेशन से तो छुटकारा दिलवाना है उसको, तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतना ग्रेविटेशन कम है, उतनी स्पीड कम देनी पड़ेगी। तो ये लास्ट वाला फैक्टर है जिसके ऊपर मेजर डिपेंडेंस रहती है। आप एक बार आंसर्स चेक करते रहना सभी। टिल देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8.8। हाँ, क्या आंसर 8.7 का? हाँ, डी है, दैट्स इट। मैंने आपको समझाया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और पोजीशन का क्या मतलब है। पोजीशन के हिसाब से यानी पोल्स या इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आपको एक्स्ट्रा स्पीड कम देनी पड़ेगी, लेकिन एस्केप स्पीड चेंज नहीं होती है। चले आगे। 8th क्वेश्चन सेज अ कॉमेट। पता है आपको कॉमेट क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज अ कॉमेट? ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या होता है? ये कौन सा कॉमेट है? हाँ, स्पेस में होते हैं कॉमेट्स। क्या आप नहीं, मुझे आंसर कीजिए, क्या आप स्पेस में हैं या नहीं है? हेलो, फॉलिंग स्टार्स, ओके। क्या आप स्पेस में हैं या नहीं है? अपनी हद में रहो, मतलब अपने स्पेस में रहो। हम सभी स्पेस में, ये देखो ये सब स्पेस है। स्पेस में एक छोटा सा, वो क्या था, एक छोटा सा गोला है अर्थ, जिसके ऊपर आप हैं, राइट? सो वी एक्चुअली वी ऑल आर इन स्पेस, बट as physics says we try to define things as per our convenience. So हम है भाई, जो भी है अर्थ है बस, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बाकी सब स्पेस है और अर्थ है। अच्छी हंसी आपकी। चलिए नेक्स्ट। ये कहता है कॉमेट ऑर्बिट्स। वैसे कॉमेट होता है फॉलिंग स्टार, जो स्टार्स गिर रहे होते हैं, है ना, उनकी एक टेल बन जाती है, वही जब गिरते हैं, मतलब वही क्या गिरते हैं, मतलब ये कौन सी सेंस हुई, क्या समझाना चाह रहे हो? चलिए मजाक एक तरफ करते हैं। डज द कॉमेट हैव ए कांस्टेंट लीनियर स्पीड? क्या कॉमेट की कांस्टेंट लीनियर स्पीड होती है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होती है, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। नेग्लेक्ट एनी मास लॉस ऑफ कॉमेट व्हेन इट इज कमिंग क्लोजर टू द सन। अगर हम एक ऑर्बिट में कंसीडर करें, ध्यान देना, जैसे आपने प्लैनेटरी मोशन स्टडी किया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, वही सारी चीजें कंसीडर कर लो। जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है? हर्षित बताना चाह रहा है, हर्षित बताओ, व्हेन डू वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? हाँ, व्हेन ओनली, ऐसे वर्ड यूज कर दो, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन ये बताइए, ठीक है ना, ये बताइए कि जब सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है? बताओ शाबाश। कुछ ऐसा पढ़ा था आपने, पेरिलियन एपिलियन? तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो भाई। पास आने पे स्पीड कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तो फिर तुम्हें पता है सारा कुछ, बदतमीज। अब देखिए ध्यान से, when it comes closer to sun the speed increases, when it goes farther the speed decreases। स्पीड चेंज हो गई। अच्छा अब ये बताओ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है? थोड़ा सा जाओ, दिमाग पे जोर डालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है? कहां फॉर्मूला है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? mr²। बिल्कुल सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। मास तो चेंज नहीं हो रहा। When the planet comes closer, r decreases, so moment of inertia decreases. When it goes away, r increases, so moment of inertia increases। एक भाई क्लास में बैठा शांत एकदम मजे में, क्या बकवास चल रही है, जब खत्म हो जाए मुझे उठा देना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी हो सकता है, मतलब जरूरी थोड़ा ना सबके नाम बताने। तू एक्टिंग है? अच्छा एक्टिंग, मुझे लगा ये लड़का मुंबई जरूर जाएगा। हाँ, मतलब यू कैन। अभी मैं आपको वैसे एक किस्सा बताता हूँ। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो ना प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहा है, तो वैसे ही फेसबुक पे उसके टच में आया, तो लाइक वगैरह किया, कुछ बोला, तो उसने मुझे ये बताया, कहता सर, मतलब इट वाज यू हु टोल्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू कैन बिकम अ रॉक स्टार। तो अब ऐसी बातें, मतलब गूज बम्स आ जाते हैं। खुद को अच्छा तो लगता है, बट वही होता है जैसे भी क्लास में किसी को बोलता है तेरे बस का कुछ नहीं है, तू ये करेगा वो करेगा, और उसने दिल पे ले लिया, हो जाता ना ऐसा। तो अब मुंबई जाके दिखाना है
ये नहीं कि पापा के पैसे में घूमने फिरने जा रहे हैं। चलो मजाक अपनी जगह, वापस आते हैं। लीनियर स्पीड पास आने पे बढ़ जाती है, दूर जाने पे कम हो जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास आने पर डिक्रीज हो जाता है, दूर जाने पर इंक्रीज हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू एंगुलर मोमेंटम? इट इज कंजर्व। अच्छा, कोई फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोरिलेट करता है? पढ़ा कुछ आपने? L इज इक्वल टू आई कौन आई क्या आई इंटू ओमेगा। बस पीछे पीछे जैसे होता है ना, जब भगवान की आरती कर रहे होते तो देख रहे थे लिपसिंग क्या चल रहा है, मैं बोलता हूँ, भाई यहाँ भी चल रहा होता है। सो वी नो दैट फोर्स एक्स थ्रू पासेस थ्रू सन, टॉर्क हो गया जीरो, एंगुलर मोमेंटम हो गया कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो ये होता है आई इंटू ओमेगा। आप बता पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी ऑब्वियसली ये चेंज होगा, ये कांस्टेंट है तो इसे भी चेंज होना पड़ेगा। अब सोच के बताओ, जब प्लैनेट पास आ जाएगा सन के तो, या कॉमेट पास आ जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? बता दें, शाबाश। देख के, मतलब मैंने आपको कहा कभी भी ना आंसर एकदम से मत किया करो, यू नीड टू होल्ड योरसेल्फ, सोचो और फिर आंसर करो। जब कॉमेट या प्लैनेट सन के पास आएगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, चेंज तो ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज होगा ना, इसमें कांस्टेंट रहना है, ये डिक्रीज होगा तो इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? अभी तो आप ही ने आंसर किया ना, मैंने तो नहीं किया। सो ट्राई टू गेट इनटू दैट हैबिट। जब मैं कुछ पूछता हूं आपसे, तो स्ट्रेट अवे एकदम से आंसर करने की बजाय होल्ड किया करो, सोचा करो। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बिकम द फर्स्ट वन टू आंसर, इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम द पर्सन हु गिव्स राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, स्पीड क्लियर होगी, ओमेगा क्लियर हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आज तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। अरे जिसकी किस्मत में जितना है उतना तो मिलेगा, कोई बात नहीं। अब इस वीकेंड पे फिर से आपका टेस्ट रहेगा। आए क्या होता है इस वीकेंड? मेरे 2 टेस्ट है। नहीं, मेरे एक ही टेस्ट है। आपके 2 टेस्ट है, आपके 3 टेस्ट है, एक मेरा। हाँ चलिए फिर ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों का इस वीकेंड प्रैक्टिस का टेस्ट रखवा देता हूं, वो चलेगा? ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अभी सारे अटल पार्क में बैठे हुए एक लाइन में लगा के कि प्रैक्टिस का टेस्ट 4 से 5 करना। हाँ भाई, 5 क्वेश्चन तू करियो, 5 तू करियो, है ना? ऐसा कौन कौन करता है? स्कूल के टेस्ट तो तुमने ऐसे ही किए सारे के सारे। चलो एनीवेज, अब मैं क्लास को कंक्लूड कर देता हूं, सुने ध्यान से। हर क्लास में आप कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप कॉपी में स्टार मार्क करके जरूर लिख लिया करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ग्रेविटेशन मेरी तरफ से लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आई एम सपोज टू टेक डाउट्स ओनली। ये जो इनिशियल क्वेश्चंस है, दीज वर कांसेप्चुअल क्वेश्चंस, एंड आई पर्सनली नो कि बहुत सारे बच्चों को टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के क्वेश्चंस समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने वो करवाए सारे के सारे। इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एडिशनल एक्सरसाइज छोड़ देना, उससे पहले तक के सारे क्वेश्चंस आपका आज का होमवर्क है। देखो, लास्ट क्लास में मैंने डांट के आपको सारी चीजें बोली थी, तो आई नो कि कुछ 2-4 एक्स्ट्रा लोग तो ऐसे बने होंगे जिन्होंने आज जाके घर में पढ़ाई करी होगी। आप हैंड रेज कर सकते हो किस किसने कल पहले से ज्यादा पढ़ाई करी घर पे? ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी पहले भी उतनी कर रहे थे, घर पे नहीं थे? बहुत बढ़िया। आज का होमवर्क मतलब पता है, मैं आपको फिर ये बात कहना चाह रहा हूं, आई नो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत आसान नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं थोड़ा हंस के पढ़ाने की, चीजें बताने की। आप उसे समझ के करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी, नहीं तो फिर जैसा आपने कल देखा मुझे एग्जैक्टली वो करना पड़ेगा। गेटिंग दैट? क्योंकि रिजल्ट तो लाना है भैया, कुछ भी हो जाए। तो हम तो उस टाइम से पढ़ के निकले जहां बेत होती थी टीचर के हाथ में और सटैक मारते पहले थे, फिर आप कहते थे सर क्या हुआ, कल बताऊंगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमें यहाँ क्लास में अच्छा माहौल बनाए रखना है, राइट? All of you come from good families, so I expect little decency. Oh भाई चुप हो जा भाई, little decency and along with that little responsibility. थोड़ा सा बस इतना कर दो मेरे लिए,
थैंक यू, जा सकते हैं आप। Thank you, sir.